हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का मेरा ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है और 11th में आ गए हैं। ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं हूँ पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। ये साल 2021 उन सभी सालों से अलग है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस साल 10th क्लास में बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने पड़े। ये खुद में एक हिस्ट्री है, क्योंकि ऐसा ना कभी हुआ है और हो सकता है ऐसा ना कभी हो, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड होती है और जिन्हें सभी बच्चों को देना पड़ता है। लेकिन इस साल कोरोना पैंडेमिक के कारण एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और प्री एवेल्यूएशन के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 10th बोर्ड के। कुछ बच्चे तो इसको लेकर बहुत खुशी से उछल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े ही टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जब फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। प्री बोर्ड को उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्री बोर्ड के बेसिस पर ही मार्क्स दिए जाएंगे तो उनका टेंशन बढ़ गया। अब क्या करें? टेंशन सिर्फ बच्चों का ही नहीं बढ़ा है, पेरेंट्स का भी टेंशन बढ़ गया, साथ ही साथ स्कूल्स का भी टेंशन बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कुछ स्कूल्स ने तो क्या किया, प्री बोर्ड के बेसिस पर ही मार्क्स सीबीएसई में भेज दिए, लेकिन कुछ स्कूल्स ने फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए और बच्चों से एग्ज़ाम्स लिए और फिर उसके आधार पर उन्होंने मार्क्स सीबीएसई को भेजे। सारे एवेल्यूएशन करने के बाद ही मार्क्स बच्चों को दिए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें क्लास 11th की भी साथ में तैयारी करनी है, क्योंकि पढ़ाई से बिल्कुल उनका मन निकल गया है। कभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, यही सोच सोच कर आधे टाइम तो वो 10th की तैयारी में ही लगे रहे। अब जैसे तैसे उन्हें पता चला है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और अब उन्हें क्लास 11 डायरेक्ट पढ़ना है। जब आप फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ाई करते हैं तो वो आराम से हो जाती है। मान रहे हैं 9th एंड 10th थोड़ी सी टफ़ पड़ती हैं, लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो वो टाइम हमारे लिए बहुत हार्ड होता है। वह टाइम फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हमें उस समय डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम चुननी है। हमें फ्यूचर में जो बनना है उस आधार पर हम अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं। एक गलत फैसला हमारे फ्यूचर में होने वाले बहुत सारे फैसलों को गलत कर सकता है। यदि बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो मैथ्स लेते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं मैथ्स ले लें, 2 साल मैथ्स पढ़ते हैं, फिर कॉमर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी उसका मन नहीं लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझने के बाद ही अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी प्रॉपर वे में, सही वे में और सही गाइडेंस के साथ। सभी से प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पसंदीदा स्ट्रीम चुन लेते हैं। अब पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करना है ये बहुत ही जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, बच्चे स्ट्रीम चुन लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को लेके वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, और लॉकडाउन, कोरोना, इन चीज़ों ने तो उन्हें और ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। एक बार अपना स्ट्रीम चुन लेने के बाद आपको बच्चों सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स की जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है उसकी भी पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ मार्क्स को गेन करने के लिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ ना करें, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। जब आप अपने सारे सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर पूरी तैयारी कर लेते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपके सिलेबस को देखना। आपको अपने सिलेबस को चेक प्रॉपर वे में करना चाहिए। पर उससे पहले बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनें।
बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डले होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी बच्चे देखते हैं, तो वो अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि ये सिलेबस किसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ऐसे होते हैं जो बिना किसी गाइड्स के वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। मतलब वो ये बताते ही नहीं है कि ये किस स्ट्रीम के लिए है या किस बोर्ड के लिए है या किस चीज़ के लिए है। तो आप मेरी इस बात को समझेंगे तब आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि यदि आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा, यदि आप आईसीएसई स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा, और यदि आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स उसमें सेम होते हैं और कुछ टॉपिक्स उसमें अलग अलग होते हैं। अब आपको उनमें क्या क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही एक बच्चे ने अपने चैप्टर्स को लेकर कन्फ्यूज़न को मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था। तभी मेरे मन में ये आया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि बच्चों आप कंफ्यूज ना रहो कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस पे डिपेंड होती हैं। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, जैसे आप जब क्लास 9, 10th या और भी क्लासेस में आप पहले थे तो आपके स्कूल्स में अलग राइटर की बुक से पढ़ाया जाता था और दूसरे स्कूल में अलग राइटर की बुक से पढ़ाया जाता था। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई एक ही तरह के राइटर से पढ़ाई कराए। आपके सिलेबस पे डिपेंड है कि आपको किस राइटर की बुक से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा यदि आप मेरी बात माने तो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाया जाता है। आपके स्कूल में किसी भी राइटर की बुक से पढ़ाया जाए, पर आप एक ये बुक अपने पास रखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आपको बहुत मदद मिलेगी। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें केस स्टडीज़ अच्छी होती हैं। आप उनमें से भी ये सारी चीज़ें दूसरे ऑथर्स की देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक यदि आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन इजीली फ्री में अवेलेबल होगी। इसलिए बच्चों चैप्टर्स के नंबर्स को देखकर कंफ्यूज ना हो, ऑथर्स की बुक को देखकर भी कंफ्यूज ना हो। आप अपने सिलेबस को देखिए और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि सीबीएसई, आईसीएसई, इतनी सारी स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड के अपने अलग सिलेबस होते हैं। कुछ स्टेट ने अभी अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, लेकिन सीबीएसई ने इस साल अपने सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया है। लास्ट ईयर उन्होंने 30% रिडक्शन किया था, लेकिन इस साल उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मेरा आप सभी बच्चों से बस यही कहना है कि सबसे पहले अपना प्रॉपर तरीके से स्ट्रीम चूज़ करें, उसके बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें, देन अपने सिलेबस को चेक करें। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना हो कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों आपको कितने चैप्टर पढ़ना है ये सब आपके सिलेबस पर डिपेंड होगा। तो आप फटाफट इसी टाइम से अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेबस को देखना स्टार्ट कर लीजिए। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाएंगे। अब ये बेसिक्स क्या होते हैं मैडम? बेसिक्स मतलब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जितनी भी थ्योरी होती है वो बेसिक्स कहलाती है, क्योंकि 10th के बाद आप जब 11th में आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सब नया नया होता है। तो आपको बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जितना आप बेसिक्स को समझने में लेट करेंगे, आगे आपका चैप्टर टफ़ होते जाते हैं तो आप डायरेक्ट टफ़ चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ नहीं पाती है। तो बच्चों अभी से आप अपने बेसिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें। किसी ऑथर ने एक चैप्टर में ही बेसिक को कवर कर लिया है और किसी ऑथर ने 4 चैप्टर में बेसिक को कवर किया है। इसलिए चैप्टर्स को लेकर कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, जिससे आपका कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। घर पर रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।